हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं इस लॉकडाउन में, ऑनलाइन क्लासेस में। आपको मैंने विलियन चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, मैं डी एम एफ ब्लॉक पढ़ा दिए हैं आपको मैंने, ठीक है ना। और एक जो सरफेस केमिस्ट्री वाला एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था वो भी हो गया है अपना। तो उन जो चैप्टर आपके होते जा रहे हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार याद कीजिए, जिससे कि वो आपको उनको उनके क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम जो अपना अगला टॉपिक देख रहे हैं, ये छठा चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो तत्वों के निष्कर्षण से मतलब है कि जो हमें धातुएं प्राप्त होती हैं वो धातुएं किस प्रकार से प्राप्त होती हैं, क्योंकि धातुएं जो संयुक्त अवस्था में मिलती हैं तो उन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में है इसमें चैप्टर में मुख्यतः। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा खनिज एवं धातु अयस्क। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता है 11th क्लास में भी आपने आवर्त सारणी में पढ़ा था कि सभी जो तत्व हैं उन तत्वों को उनकी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तत्वों को उनकी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है, तत्वों का वर्गीकरण। तो ये 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। धातु पहला, मेटल, उसके बाद अधातु नॉन मेटल दूसरा, और उसके बाद तीसरा आपका आता है उपधातु मेटेलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। तो तत्वों को का जो वर्गीकरण है इनकी प्रकृति के या इनके गुणों के आधार पर है। अब धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं उनको हम बोलते हैं धातु तत्व। उनको क्या बोलते हैं? धातु। अधातु क्या होते हैं? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। वो क्या है? अधातु है। उपधातु क्या होते हैं? जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वो उपधातु या मेटलॉइड कहलाते हैं। अब धातुओं के कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर उनकी पहचान होती है, जैसे कठोरता, आघात वर्धनीयता, और उच्च मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट।
और सोनोरस का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा तन्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। जैसे गुण दिखाते हैं, ये धातुओं के गुण है। ठीक है भाई। अधातुओं के अधातुएं जो नरम या मुलायम होते हैं, निम्न एमपीबीपी होता है इनका। सोनोरस का गुण प्रदर्शित नहीं करते, भंगुर होते हैं, भंगुर गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, धातु जो है हमारी आवर्त सारणी में आपने पढ़ा था 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आपके जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के सारे तत्व, सभी तत्व, और कुछ पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। लेकिन हाइड्रोजन को मत लेना, हाइड्रोजन आवारा तत्व आपको पता है, वो धातु है, धातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, उसको अपन ने किसी में नहीं रखा है। और लगभग 80 से अधिक धातु है। 80 से अधिक क्या है? धातु है। आवर्त सारणी में 80 से भी अधिक क्या है? धातु है। तो इसमें समझ गए आप। इनके एग्जाम्पल आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो एस ब्लॉक के तत्व, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। डी ब्लॉक के तत्वों को बता सकते हो, एफ ब्लॉक के तत्वों को, ये सब आपने पढ़े हैं। ठीक है। दूसरा आपका आता है अधातु, नॉन मेटल। नॉन मेटल में के जो उदाहरण है, इसमें अधातु पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, पी ब्लॉक के कुछ तत्व, जैसे फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ये सब आपके क्या हैं? अधातु के उदाहरण है। अधातु की जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, हेलोजन गैसें हैं, एक्स, क्लोरीन, ये भी अधातु है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। टोटल लगभग 21 के समथिंग है। ये अधातुओं की संख्या कितनी है? 21। ये सब अधातु हैं, ये पी ब्लॉक में ही पाई जाती है। अधातु किस में पाई जाती है? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक आपका ऐसा तत्व है, वो है खंड जिसमें सर्वाधिक विविधता मिलती है। सर्वाधिक विविधता से मतलब है कि पी ब्लॉक के तत्व जो रहते हैं उनमें धातु भी उपस्थित है, अधातु भी उपस्थित है और उपधातु भी उपस्थित है। ये भी पी ब्लॉक में पाई जाती है, पी ब्लॉक के तत्व। उपधातु जो है, अब कौन कौन सी है ये? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। ये आपके सारे क्या हैं? उपधातु। ये सब क्या है? उपधातु है।
एक पोलोनियम भी आ जाएगी, उपधातु में ही है, वो भी जिगजैग लाइन पर है। धातु और अधातुओं को ये उपधातुओं के द्वारा अलग अलग किया गया है, जो आपको आवर्त सारणी में जिगजैग लाइन से, इस तरह से आपने देखा होगा आवर्त सारणी जब बनाई थी, तो ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक के तत्व थे, और यहां पर एक जिगजैग लाइन बनाई थी इस तरह से। इस जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन पर जो तत्व उपस्थित है वो ये उपधातु ही है। उपधातुओं के द्वारा धातु और अधातुओं को क्या किया गया है, अलग अलग किया गया है। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जर्मेनियम, हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ये आपके तत्वों का क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। इसको मैं साफ कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। अब देखिए आगे, इस चैप्टर में अपन ये सीखेंगे कि धातुओं को प्राप्त कैसे किया जाता है। तो देखो, धातुओं में हमारी पृथ्वी पर जो सर्वाधिक मात्रा में धातु पाई जाती है वो एल्यूमिनियम है। लगभग भार के अनुसार, ये 2-3 पॉइंट इनको याद रख लीजिए। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाई जाने वाली धातु है, एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद आयरन, एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा, आयरन, और आयरन के बाद आती है कैल्शियम। ये तो भार के अनुसार 8.3%, जो आयरन है वो 5.1%, और ये 3.6%। तो ये भारानुसार है इनकी प्राप्ति भूपर्पटी पर पृथ्वी के अंदर से। ये क्रम याद रखना, एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, धातु है। एल्यूमिनियम के बाद आयरन का नंबर आता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि धातुओं को प्राप्त कैसे किया जाता है। तो धातुओं की प्रकृति में उपलब्धता, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। धातुएं दो अवस्था में पृथ्वी पर पाई जाती है। दो अवस्था कौन सी, एक तो कुछ धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं। एक तो मिलती है मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में से मतलब है कि जैसी हैं वैसी मिलती है, उनके साथ और कोई तत्व या यौगिक क्रिया नहीं करता। इनके अंतर्गत उत्कृष्ट धातुएं आती हैं। उत्कृष्ट धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती है, जैसे गोल्ड, एयू, प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम, ये एजी, एयू, प्लेटिनम, ये सब उत्कृष्ट धातुओं में आते हैं। उत्कृष्ट धातुओं से क्या मतलब है, जो क्रिया, देखो उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, उत्कृष्ट गैस आपके हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये तो उत्कृष्ट गैस है। और उत्कृष्ट धातु कौन सी है, गोल्ड और प्लेटिनम। उत्कृष्ट का मतलब होता है नोबेल, जो कि क्रिया नहीं करती।
रिएक्शन नहीं करती, उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, वो उत्कृष्ट गैसें होती हैं। दूसरी आती है संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में इसमें धातुएं अपनी क्रियाशीलता के कारण किसी ना किसी तत्व के साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ या कार्बन के साथ, किसी ना किसी के साथ जुड़ी रहती हैं। तो क्रियाशील धातुएं, क्रियाशील धातुएं अन्य तत्वों के साथ, अन्य तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। जैसे बॉक्साइट, आपका बॉक्साइट अयस्क या एल्यूमिनियम का अयस्क Al2O3.3H2। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम धातु है जो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त अवस्था में मिल रही है और क्रिस्टलन जल भी उपलब्ध है, तो ये संयुक्त अवस्था में पाई जा रही है। ठीक है ना, ये फ्रीली मिलती है। जैसे हैं, इनके साथ कोई नहीं जुड़ता, इनके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं रहता गोल्ड और प्लेटिनम के साथ, लेकिन जो अन्य धातुएं ये पाई जाती हैं संयुक्त अवस्था में। ठीक है भाई, तो धातुएं दो अवस्थाओं में मिलती हैं पृथ्वी पर, एक तो मुक्त अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। अब देखिए, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को अपन देखेंगे। कुछ परिभाषाएं, जैसे खनिज और अयस्क, जो वर्ड बार बार आते हैं कि खनिज क्या है और अयस्क क्या है। खनिज मिनरल्स, खनिज क्या होते हैं? वे धातुएं जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, उनको पृथ्वी से खनन द्वारा निकाला जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, पृथ्वी से खनन द्वारा, खनन द्वारा निकाली गई धातुएं जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, होती है, खनिज कहलाती है, खनिज कहलाती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं सरल भाषा में, खनिज क्या है? पृथ्वी से खनन द्वारा निकाले गए उपयोगी पदार्थ, जो कि उपयोगी पदार्थ है, उपयोगी धातु है, वो सब क्या है? खनिज है। पृथ्वी से जो भी निकल रही है धातुएं, चाहे वो संयुक्त अवस्था में या मुक्त अवस्था में, जैसे भी संयुक्त अवस्था या मुक्त अवस्था में होती है, वो सभी क्या है? धातुएं हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया खनिज, पृथ्वी को खोद कर खानों से निकाली जा रही है। दूसरा आता है अयस्क, और
अयस्क और अयस्क क्या होती हैं? वे प्राकृतिक खनिज जिनसे किसी धातु का व्यवसायिक निष्कर्षण किया जा सके। व्यवसायिक निष्कर्षण से मतलब है कि उस खनिज से धातु को प्राप्त करने में लागत कम लगे, आसानी से हमको धातु प्राप्त हो जाए, हमारा खर्चा कम हो, शुद्ध भाषा में बोलें कि उसमें हमें प्रॉफिट हो, उसमें हमें क्या हो? प्रॉफिट हो। तो ऐसे खनिज को ही हम क्या बोलने लग जाते हैं? अयस्क बोलने लग जाते हैं। आई बात समझ में? वे प्राकृतिक खनिज जिनसे किसी धातु का व्यवसायिक निष्कर्षण किया जा सके या जिनसे किसी धातु को कम लागत में एवं आसानी से सुविधापूर्वक प्राप्त किया जा सके, उनको ही हम क्या बोलते हैं? अयस्क या और। अयस्क या और क्या है? वे प्राकृतिक खनिज जिनसे किसी धातु का व्यवसायिक निष्कर्षण किया जा सके। अयस्क कहलाती है। अथवा इसको ये भी कह सकते हैं, अथवा वे खनिज जिनसे कम लागत व सुविधापूर्वक कोई धातु प्राप्त की जा सके, उसे ही क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो आई चीज समझ में? खनिज तो बहुत सारे प्राप्त होते हैं अपन को, पृथ्वी से जिस भी चीज को आप खोद के निकालोगे वो खनिज बन जाती है, लेकिन उन खनिजों में से जिन खनिजों से हमें कोई धातु आसानी से और कम लागत में ही प्राप्त हो जाए, भाई साफ सफाई की, मिट्टी विट्टी हटा दी और उसमें से जो अन्य तत्व जुड़े हुए थे उन तत्वों को हटा दिया विभिन्न विधियों से, तो उसमें खर्चा कम आया, तो वो खनिजी क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। वो खनिजी क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। इसका मतलब सारे अयस्क मूल रूप से क्या है? खनिजी है। सभी अयस्क क्या है? खनिज है। लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं है। वही खनिज अयस्क हैं जिनसे किसी धातु का व्यवसायिक निष्कर्षण किया जा सकता है। तो ये चीज याद रखना, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क खनिज है। समझ गए ना मेरी बात को? देखो, अयस्क है जो धातु है जो कौन कौन से अयस्कों के रूप में मिलती है? सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, नाइट्रेट अयस्क, ये विभिन्न यौगिकों के रूप में पाई जाती है। फास्फेट अयस्क किसी भी रूप में पाई जा सकती है। तो ये आपके क्या हो गया? खनिज हो गया, ये आपका अयस्क हो गया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इन खनिजों में अशुद्धियां मिलती हैं, उनसे हमको
बहुत प्रकार के रत्न भी प्राप्त हो जाते हैं। क्या भी प्राप्त हो जाते हैं? रत्न या कीमती पत्थर जिनको बोलते हैं वो भी प्राप्त होते हैं। ऐसे दो एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, जो Al2O3 है उसमें क्रोमियम की अशुद्धि मिल जाती है तो वो रूबी पत्थर या माणिक्य बन जाता है। Al2O3 में क्रोमियम की अशुद्धि मिलने पर क्या बन जाता है? रूबी या माणिक्य। पत्थर आते हैं कीमती पत्थर, वो रूबी या माणिक्य। ऐसे ही Al2O3 में कोबाल्ट मिल जाता है। Al2O3 में कोबाल्ट की अशुद्धि मिल जाती है तो वो बन जाता है आपका नीलम। नीलम भी एक पत्थर ही है, ब्लू सफायर, नीलम। तो ये दोनों चीजें याद रखना। क्रोमियम की अशुद्धि मिलने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में रूबी या माणिक्य पत्थर बन रहा है और कोबाल्ट की अशुद्धि मिलने पर क्या बन रहा है? वो नीलम बन रहा है। ठीक है। अब आती है धातुकर्म। एक डेफिनेशन आती है धातुकर्म। तो धातुकर्म क्या है? धातु अयस्क से धातु प्राप्त करने के संपूर्ण प्रक्रम को क्या बोलते हैं? धातुक्रम। भाई धातु अयस्क तो हमें पृथ्वी से मिल जाता है। अब उस अयस्क से किस प्रकार से हम धातु प्राप्त करते हैं तो सारी विधियां सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? धातुकर्म। मेटेलर्जी, उसको क्या बोलते हैं अपन? मेटेलर्जी। तो धातुकर्म की डेफिनेशन देख लीजिए। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के संपूर्ण प्रक्रम को धातुकर्म कहते हैं। ठीक है ना? मेटलर्जी, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के संपूर्ण प्रक्रम को ही क्या कहा जाता है? धातुकर्म कहा जाता है। इसके बाद आता है आपके विभिन्न धातुओं के अयस्क। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क लिख रहा हूं, वो आपको थोड़े ध्यान रखने हैं, उनके फॉर्मूले और वो नाम। कई बार वो पूछ सकता है इनमें से क्वेश्चन। विभिन्न धातुओं के अयस्क, ये तो धातु के बाद उसका अयस्क, धातु अयस्क और फिर उसका फॉर्मूला, सूत्र, अयस्क का सूत्र, रासायनिक संगठन कह सकते हैं, रासायनिक सूत्र कह सकते हैं, रासायनिक सूत्र। तो सबसे पहला जो धातु है वो अपन पढ़ रहे हैं जिंक, जस्ते के जिंक, Zn के अयस्क पढ़ेंगे।
जिंक के जो मुख्य है इसके, एक तो जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड, इसका फॉर्मूला होता है ZnS, सल्फाइड है इसके। कैसा है इसके? सल्फाइड है इसके। जिंक के हैं पहला। दूसरा आता है जिंक का है इसके जो जिंकाइट, जिंकाइट, इसको ZnO बोलते हैं। तीसरा आपका आता है कैलामाइन, कैलामाइन, कैलामाइन का फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन, या इसे विलेमाइट भी बोल देते हैं, विलेमाइट। चौथा है आपका फ्रैंकिन लाइट, फ्रैंकनी लाइट, ये आयरन के साथ, जिंक के जो आयरन के साथ पाया जाता है, ZnFe3O4, ZnFe3O4। तो ये आपके जिंक के क्या हो गए, जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो अयस्क हो गए। तो थोड़ा इनका याद रखना, जैसे जिंक ब्लेंड इंपॉर्टेंट है, कैलामाइन या विलेमाइट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला दूसरा धातु आता है, दूसरी जो धातु है वो है कॉपर या तांबा, कॉपर, Cu। Cu का जो पहला है इसका कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट महत्वपूर्ण है, CuFeS2। कॉपर पायराइटिस का सूत्र क्या है? CuFeS2। फिर दूसरा आता है कॉपर ग्लांस, ये सल्फाइड है इसके, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस सल्फाइड है इसके, इसका फॉर्मूला होता है Cu2S। फिर तीसरा जो आपका है इसका आता है वह क्यूप्राइट, रूबी कॉपर, क्यूप्राइट, जिसको अपन रूबी कॉपर भी बोलते हैं। ये ऑक्साइड है इसके, इसका फॉर्मूला Cu2O। बताया था ना शुरू में, जो अयस्क हैं, धातु अयस्क, ये सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, इनके रूप में ही पाए, कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। फिर इसका अगला मैलाकाइट, मैलाकाइट का फॉर्मूला है Cu2CO3CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस, इसमें CuOH का होल ट्वाइस। और एक और अयस्क पाया जाता है एजुराइट, एजुराइट। मेलाकाइट और एजुराइट एक जैसे ही हैं, बस इसमें एक क्यूप्रस अवस्था में, इसमें क्यूप्रिक अवस्था में होता है, ये अंतर है दोनों में। ये जलयोजित रहते हैं, इसमें Cu2CO3, ये CuCO3 है एजुराइट। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी आयरन के और एल्यूमिनियम के स्कोर करेंगे अभी। हाँ भाई, ये मिटा देता हूं मैं। दो धातुओं के स्कोर है, अब आते हैं आपके आयरन या लोहे के अयस्क। तीसरा लोहा, लोहा अयस्क Fe के। तो एक तो इसका है हेमेटाइट, जो लाल होता है,
पहला हेमेटाइट, लाल रंग का होता है Fe2O3, ऑक्साइड है इसके। दूसरा है आपका लिमोनाइट, चुंबकीय होता है लिमोनाइट, लिमोनाइट या इसको अपन भूरा हेमेटाइट भी बोलते हैं, ब्राउन कलर का होता है लिमोनाइट या भूरा हेमेटाइट। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.3H2। चुंबकीय गुण होते हैं इसमें, चुंबकीय होता है, चुंबकीय। चौथा है आपका मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4। और उसके बाद सिडेराइट, सिडेराइट ये है FeCO3, कार्बोनेट है इसके। कौन सा है इसके? कार्बोनेट है इसके। इसके बाद आपका आता है आयरन पायराइटीज FeS2। छठा आयरन पायराइट, सल्फाइड है इसके, पायराइट जुड़ गया सल्फाइड FeS2, ये सल्फाइड है इसका आपका। तो ये आपके क्या हो गए? आयरन के अयस्क हो गए, इसके अयस्क हो गए आयरन के। देखो मैग्नेटाइट Fe3O4 या FeO Fe2O3 भी बोलते हैं इसको, या FeO Fe2O3 भी बोलते हैं, दोनों ही है इसके फॉर्मूले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एल्यूमिनियम के देखेंगे, ये महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क जो आपको थोड़े थोड़े याद रखने हैं कि धातुएं इस अवस्था में पाई जाती हैं। लोहे के बाद ये भाई इनके जो महत्वपूर्ण है आपको याद रहने चाहिए, हर धातु का लगभग दो दो अयस्क तो याद रहने चाहिए। जैसे पायराइट सल्फाइड अयस्क है, वो कॉपर के साथ भी है और आयरन के साथ भी है, कॉपर पायराइटीज और आयरन पायराइटीज ऐसे। अब आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क सबसे पहले बॉक्साइट, सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, तो Al2O3.2H2, Al2O3.2H2 ये बॉक्साइट है इसके। फिर फेल्सपार, फेल्सपार राजस्थान में पाई जाने वाली खनिज भी है महत्वपूर्ण, KAlSi3O8, O8। तीसरा आपको मिलता है क्रायोलाइट, इसको भी याद रखना है आपको, क्रायोलाइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट भी और क्रायोलाइट भी। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al F6, Na3Al F6। 3 से लिखते +3 इसकी +3 इसकी +6, तो इस कारण से 6 आया है Na3Al F6। चौथा इसका जो अयस्क है वो है डायस्पोर, डायस्पोर Al2O3.H2, ये भी डायस्पोर भी राजस्थान में पाई जाने वाली खनिज है। उसके बाद अभ्रक, अभ्रक का आपने काफी नाम सुना होगा, राजस्थान में पाई जाने वाली खनिज है अभ्रक,
K2O, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, जटिल है। K2O 0.3 Al2O3 0.6 SiO2 0.2 H2। ये आपके अभ्रक का है, थोड़ा इसको भी याद रखना। पोटेशियम और एल्यूमिनियम सिलिका तीनों का वो है। और फिर है कोरेंडम, कोरेंडम ओनली Al2O3, ये कोरेंडम। तो देखो, बॉक्साइट, डायस्पोर और कोरेंडम तीनों का फॉर्मूला एक ही है, बस जल के अणु कम होते जा रहे हैं। यहाँ 2H2, यहाँ H2 और यहाँ जल पूरा निकल गया कोरेंडम में। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ये आपके धातुओं के अयस्क के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए। अब अपन ये पढ़ेंगे कि इन अयस्कों से धातु जो प्राप्त की जाती है वो कैसे प्राप्त की जाती है। अगली क्लास में धातु क्रम है, तो उस धातु क्रम के क्या क्या स्टेप है, कल उसका पूरा फ्लो चार्ट बनवाऊंगा मैं। फ्लो चार्ट की हेल्प से पहले बताऊंगा कि हर धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है, फिर उनके जो चरण है उनको अपन पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चरण को। यही इस चैप्टर में हमें करना है, धातु क्रम के प्रोसेस पढ़ने, प्रक्रम को पढ़ना है पूरा। ओके।